लीजिए सुनिए, देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 19वें भाग के पहले बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। 18वें भाग के अंत में हम इंद्राणी और आनंदी का मारा जाना लिख आए हैं और ये भी लिख चुके हैं कि कुमार के सवाल करने पर नानक ने अपना दोष स्वीकार किया और कहा, इन दोनों को मैंने ही मारा और इनाम पाने का काम किया है। ये दोनों बड़ी शैतान थी। एक तो इनके मारे जाने ही से दोनों कुमार दुखी हो रहे थे, दूसरे नानक के इस उद्दंडता के साथ जवाब देने ने उन्हें अपने आपे से बाहर कर दिया। कुंवर आनंद सिंह ने तलवार के कब्जे पर हाथ रखकर बड़े भाई की तरफ देखा, अर्थात इशारे ही में पूछा कि यदि आज्ञा हो तो नानक के 2 टुकड़े कर दिए जाए। कुंवर आनंद सिंह के इस भाव को नानक भी समझ गया और हंसता हुआ बोला, आश्चर्य है कि आपके दुश्मनों को मारकर भी मैं दोषी ठहराया जाता हूं। इंद्रजीत सिंह, क्या ये दोनों हमारी दुश्मन थी? नानक, बेशक। इंद्रजीत सिंह, इसका सबूत क्या है? नानक, केवल ये दोनों लाशें। इंद्रजीत सिंह, इसका क्या मतलब? नानक, यही कि इन दोनों का चेहरा साफ करने से आपको मालूम हो जाएगा कि ये दोनों वास्तव में माया रानी और माधवी थीं। इंद्रजीत सिंह चौंक कर ताज्जुब से, हैं? माया रानी और माधवी? नानक, बात पर जोर देकर, जी हां, माया रानी और माधवी। इंद्रजीत सिंह आश्चर्य और क्रोध से बूढ़े दारोगा की तरफ देखकर, आप सुनते हैं नानक क्या कह रहा है? दारोगा, नहीं, कदापि नहीं, नानक झूठा है। नानक लापरवाही से, कोई हर्ज नहीं, यदि कुमार चाहेंगे तो बहुत जल्द मालूम हो जाएगा कि झूठा कौन है। दारोगा, बेशक, कोई हर्ज नहीं, मैं अभी बावली से जल लाकर और इनका चेहरा धोकर अपने को सच्चा साबित करता हूं। इतना कहकर दारोगा जोश दिखाता हुआ बावली की तरफ चला गया और फिर लौट कर ना आया। पाठक, आप समझ सकते हैं कि नानक की बातों ने कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह के कोमल कलेजों के साथ कैसा बर्ताव किया होगा। आनंदी और इंद्राणी वास्तव में माया रानी और माधवी हैं। इस बात ने दोनों कुमारों को हद से ज्यादा बेचैन कर दिया और दोनों अपने किए पर पछताते हुए क्रोध और लज्जा भरी निगाहों से बराबर एक दूसरे को देखते हुए मन में सोचने लगे कि हाय, हम दोनों से कैसी भूल हो गई। यदि कहीं ये हाल कमलिनी और लाडली तथा किशोरी और कामनी को मालूम हो गया तो क्या वे सब की सब मारे तानों के हम लोगों के कलेजों को छल्ली न कर डालेंगी। अफसोस, उस बुढ़े दारोगा ही ने नहीं, बल्कि हमारे सच्चे साथी भैरव सिंह ने भी हमारे साथ दगा की। उसने कहा था कि इंद्राणी ने मेरी सहायता की थी इत्यादि, पर यह कदापि संभव नहीं कि माया रानी भैरव सिंह की सहायता करे। अफसोस, क्या अब यह जमाना आ गया कि सच्चे अय्यार भी अपने मालिकों के साथ दगा करें। कुछ देर तक इसी तरह की बातें दोनों कुमार सोचते और दारोगा के आने का इंतजार करते रहे। आखिर आनंद सिंह ने अपने बड़े भाई से कहा, मालूम होता है कि वो कमबख्त बुढ़ा दारोगा डर के मारे भाग गया। यदि आज्ञा हो तो मैं जाकर पानी लाने का उद्योग करूं। इसके जवाब में कुंवर इंद्रजीत सिंह ने पानी लाने का इशारा किया और आनंद सिंह बावली की तरफ रवाना हुए। थोड़ी ही देर में कुंवर आनंद सिंह अपना पटु का पानी से तर कर ले आए और ये कहते हुए इंद्रजीत सिंह के पास पहुंचे, बेशक, दारोगा भाग गया। उसी पटुके के जल से दोनों लाशों का चेहरा साफ किया गया और उसी समय मालूम हो गया कि नानक ने जो कुछ कहा सब सच है, अर्थात वे दोनों लाशें वास्तव में माया रानी तथा माधवी की ही हैं। अब दोनों भाइयों के रंज और गम की कोई हद न रही। सकते की हालत में खड़े हुए पत्थर की मूरत की तरह वे उन दोनों लाशों की तरफ देख रहे थे। कुछ देर बाद कुंवर आनंद सिंह ने एक लंबी सांस लेकर कहा, वाह रे भैरव सिंह, जब तुम्हारा ये हाल है तब हम लोग किस पर भरोसा कर सकते हैं। इसके जवाब में पीछे की तरफ से आवाज आई, भैरव सिंह ने क्या कसूर किया है जो आप उस पर आवाज कस रहे हैं। दोनों कुमारों ने घूम कर देखा तो भैरव सिंह पर निगाह पड़ी। भैरव सिंह ने पुनः कहा, जिस दिन आप इस बात को सिद्ध कर देंगे कि भैरव सिंह ने आपके साथ दगा की, उस दिन जीते जी भैरव सिंह को इस दुनिया में कोई भी न देख सकेगा। इंद्रजीत सिंह, आशा तो ऐसी ही थी, मगर आजकल तुम्हारे मिजाज में कुछ फर्क आ गया है। भैरव सिंह, कदापि नहीं। इंद्रजीत सिंह, अगर ऐसा न होता तो तुम बहुत सी बातें मुझसे छिपाकर मुझे आफत में न डालते। भैरव सिंह कुमार के पास जाकर, मैंने कोई बात आपसे नहीं छिपाई और जो कुछ आप समझे हुए हैं वो आपका भ्रम है। इंद्रजीत सिंह,
क्या तुमने ये नहीं कहा था कि इंद्राणी तुम्हें इस तिलिस्म में मिली थी और उसने तुम्हारी सहायता की थी? भैरव सिंह: कहा था, और बेशक कहा था। इंद्रजीत सिंह उन दोनों लाशों की तरफ इशारा करके: फिर ये क्या मामला है? तुम देख रहे हो कि ये किसकी लाशें हैं? भैरव सिंह: मैं जानता हूं कि ये माया रानी और माधवी की लाशें हैं, जो नानक के हाथ से मारी गई हैं, मगर इससे मेरा कोई कसूर साबित नहीं होता और न मेरी बात ही झूठी होती है। संभव है कि इन दोनों ने जिस तरह आपको धोखा दिया, उसी तरह आपका मित्र और साथी समझकर मुझे भी धोखा दिया हो। इंद्रजीत सिंह कुछ सोचकर: खैर, एक नहीं, मैं और भी कई बातों में तुम्हें झूठा साबित करूंगा। भैरव सिंह: दिल लगी के शब्दों को छोड़कर आप मेरी एक बात भी झूठी साबित नहीं कर सकते। इंद्रजीत सिंह: सो अब कुछ नहीं, इन पेचीली बातों को छोड़कर तुम्हें साफ साफ मेरी बातों का जवाब देना होगा। भैरव सिंह: मैं बहुत साफ साफ आपकी बातों का जवाब दूंगा। आपको जो कुछ पूछना हो पूछें। इंद्रजीत सिंह: तुम हम लोगों से विदा होकर कहाँ गए थे? अब कहाँ से आ रहे हो? और इन लाशों की खबर तुम्हें कैसे लगी? भैरव सिंह: आप तो एक साथ बहुत से सवाल कर गए जिनका जवाब मुख्तसर में हो ही नहीं सकता। बेहतर होगा कि आप यहां से चलकर उस कमरे में या और किसी ठिकाने बैठें और जो कुछ मैं जवाब देता हूं उसे गौर से सुनें। मुझे पूरा यकीन है कि निसंदेह आप लोगों के दिल का खुटका निकल जाएगा और आप लोग मुझे बेकसूर समझेंगे। इतना ही नहीं, मैं और भी कई बातें आपसे कहूंगा। इंद्रजीत सिंह: इन दोनों लाशों को और नानक को यूं ही छोड़ दिया जाए? भैरव सिंह: क्या हर्ज है अगर यूं ही छोड़ दिया जाए? नानक: जबकि मैंने आप लोगों के साथ किसी तरह की बुराई नहीं की है, तो फिर मुझे इस बेबसी की हालत में क्यों छोड़े जाते हैं? यदि मुझे कुछ इनाम ना मिले तो कम से कम कैद से तो छुट्टी मिल जाए। इंद्रजीत सिंह: ठीक है, मगर अभी हमें यह मालूम होना चाहिए कि तू इस तिलिस्म के अंदर क्यों कर और किस नीयत से आया था, क्योंकि अभी उसी बाग में तेरी बदनीयती का हाल मालूम हो चुका है जब दारोगा ने तुझे पकड़ा था। नानक: मगर आपको दारोगा की बदनीयती का हाल भी तो मालूम हो चुका है। भैरव सिंह: इस पचड़े से हमें कोई मतलब नहीं। अभी राजा गोपाल सिंह का आदमी इसको लेने के लिए आता होगा, इसे उसके हवाले कर दीजिएगा। इंद्रजीत सिंह: अगर ऐसा हो तो बहुत अच्छी बात है, मगर क्या तुमको ठीक मालूम है कि राजा गोपाल सिंह का आदमी आएगा? क्या इस मामले की खबर उन्हें लग गई है? भैरव सिंह: जी हां। इंद्रजीत सिंह: क्यों कर? भैरव सिंह: सो तो मैं नहीं जानता, मगर कमलनी की जुबानी जो कुछ सुना है वो कहता हूं। इंद्रजीत सिंह: तो क्या तुमसे और कमलनी से मुलाकात हुई थी? इस समय वे सब कहाँ हैं? भैरव सिंह: जी हां, हुई थी, और मैं आपकी मुलाकात उन लोगों से करा सकता हूं। हाथ का इशारा करके: वे सब उस तरफ वाले बाग में हैं और इस समय मैं उन्हीं के साथ था। रुककर और सामने की तरफ देखकर: वो देखिए, राजा गोपाल सिंह का आदमी आ पहुंचा। दोनों भाइयों ने ताज्जुब के साथ उस तरफ देखा। वास्तव में एक आदमी आ रहा था, जिसने पास पहुंचकर एक चिट्ठी इंद्रजीत सिंह के हाथ में दी और कहा, मुझे राजा गोपाल सिंह ने आपके पास भेजा है। इंद्रजीत सिंह ने उस चिट्ठी को बड़े गौर से देखा। राजा गोपाल सिंह का हस्ताक्षर और खास निशान भी पाया। जब निश्चय हो गया कि ये चिट्ठी राजा गोपाल सिंह ही की लिखी है, तब पढ़ के आनंद सिंह को दे दिया। उस पत्र में केवल इतना लिखा हुआ था, आप नानक तथा माया रानी और माधवी की लाश को इस आदमी के हवाले करके अलग हो जाएं और जहां तक जल्दी हो सके तिलिस्म का काम पूरा करें। इंद्रजीत सिंह ने उस आदमी से कहा, नानक और ये दोनों लाशें तुम्हारे सुपुर्द हैं, तुम जो मुनासिब समझो करो, मगर राजा गोपाल सिंह को कह देना कि कल तक वो इस बाग में मुझसे जरूर मिल लें। इसके जवाब में उस आदमी ने बहुत अच्छा कहा और दोनों कुमार तथा भैरव सिंह वहां से रवाना होकर बावली पर आए। तीनों ने उस बावली में स्नान करके अपने कपड़े सूखने के लिए पेड़ों पर फैला दिए और इसके बाद ऊपर वाले चबूतरे पर बैठकर बातचीत करने लगे। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 19वें भाग के पहले बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।